मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इकोनॉमिक्स के इस महत्वपूर्ण भाग पर पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में विकास के जो अनुभव हैं उसके बारे में एक जनरल डिस्कशन हमने किया था। और साथ ही साथ ये भी कोशिश की थी कि इंडियन इकोनॉमी के ट्रेंड्स और चैलेंजेस क्या है इसकी एक सामान्य जानकारी आप तक पहुंच सके। वैसे ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस के ऊपर हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसे आप उसका फायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम जितनी भी वीडियोज इस टॉपिक के अंतर्गत आपके सामने लाएंगे, जैसे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, तो एक जनरल आइडिया तो आपके पास आ गया। अब टॉपिक वाइज या सेक्टर वाइज देखते हैं। तो सेक्टर वाइज देखते हैं तो अभी दूसरा जो टॉपिक आया इसमें यह है एग्रीकल्चर सेक्टर का। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किए और जो हमारे सामने चैलेंजेस आए या जो वर्तमान में ट्रेंड एग्रीकल्चर सेक्टर में है, यानी कि अभी तो सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई क्षेत्र है, कोई मुद्दा है, तो वो तो एग्रीकल्चर का ही मुद्दा है। आप सबको पता है कि जो 3 फार्म एक्ट जो लाए गए हैं, उन 3 फार्म एक्ट का बहुत विरोध हो रहा है देश में। और खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर लगभग 50 से 52 दिनों से धरना दिया हुआ है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर के हमारे सामने चैलेंज भी आ गया है। तो यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट कैसे हुए और उन डेवलपमेंट से हमने क्या सीखा, यानी हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं और उसके अनुरूप हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या बदलाव लाए और उसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज तो ये कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो या वो कॉटन इंडस्ट्री हो या किसी अन्य प्रकार की इंडस्ट्री हो, सभी के लिए जो कच्चा माल है बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है। तो एक तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए एग्रीकल्चर जरूरी है, दूसरा कंज्यूमरिज्म यानी कंज्यूमर लोगों को यानी भोजन उपलब्ध कराने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भोजन के बिना तो काम चलेगा नहीं ना, तो भोजन जो है वो कहां से आएगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कुछ और हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारे नागरिकों को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए एग्रीकल्चर की सफलता जरूरी है। तीसरी बात है ग्रोथ, यानी जीडीपी की बात करें तो देखिए जीडीपी में एग्रीकल्चर का परसेंटेज तो 15 से 16% ही दिखेगा, लेकिन उसका महत्व फिर भी कम नहीं होता है। भले ही टर्शियरी सेक्टर जो तृतीयक क्षेत्र है वो उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 55 से 56, 57, 57% तक दिखेगा। आपका जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है 23, 24, 25% तक दिखेगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15 से 16% होने के बावजूद भी ये तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जीडीपी से हम अर्थव्यवस्था का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए एग्रीकल्चर का महत्व इकोनॉमी में जितना आज से यानी कि जब स्वतंत्रता के समय था उतना ही आज भी है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली चीज तो ये कि जब स्वतंत्र हुए उस समय इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी और ब्रिटिश शासनकाल में क्या थी। तो ब्रिटिश शासनकाल का तो देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि उस समय जो है 3 तरह की लैंड रेवेन्यू सिस्टम का प्रचलन था। जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी प्रथा, दूसरा जो है महलवारी प्रथा, तीसरी जो थी रैयतवारी प्रथा। तो इन सब चीजों से एग्रीकल्चर सेक्टर पर गहरा प्रभाव पड़ता था। किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। केवल किसानों का उपयोग, इंडियन फार्मर्स का उपयोग इतना हो रहा था कि
वो लोग जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे वो ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, ब्रिटिश सरकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल बन रहा था। तो वहां से निकल करके स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जरूरत पड़ी कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म किया जाए। तो देखिए पहला रिफॉर्म आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जब जमींदारी सिस्टम को खत्म किया जाता है। और जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए ही सबसे पहला अमेंडमेंट लाया जाता है 1951 में। जो पहला अमेंडमेंट लाया गया जिसके द्वारा 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई, वो इसी का परिणाम था। 9th शेड्यूल क्यों जोड़ा गया? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे स्टेट्स में कुछ व्यक्तियों के पास जो है सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें थी। तो उन जमीनों, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, लैंड का, जमीन जो है उसका विभाजन सही नहीं होगा, तो एग्रीकल्चर में क्या सुधार करेंगे? तो शुरुआत तो यहीं से हो जाती है। फिर आप अगर थर्ड 5 ईयर प्लान में देखेंगे तो यहाँ भी लैंड रिफॉर्म जारी रहा, लैंड सीलिंग अपन ने शुरू कर दी और ग्रीन रिवॉल्यूशन। तीसरी पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या था कि जो लोगों के पास बहुत ज्यादा, एक निश्चित मात्रा से ज्यादा जमीन है, उस जमीन को कम करना, जो है उस जमीन को एक सील कर देना, मतलब एक निश्चित सीमा तक कर देना, सीलिंग का उद्देश्य था। दूसरी लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब ये था कि भाई जो लैंड रिफॉर्म से मतलब यही है कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, या जो बहुत सारे जमींदार थे, जो बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, तो उनको ये मोटिवेट भी किया गया कि भाई आप जमीन कंट्रीब्यूट भी करिए, दान भी करिए, जिसमें भूदान आंदोलन भी प्रमुख है। अब यहाँ पर आता है कि केवल लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है थर्ड 5 ईयर प्लान, और उसके बाद जो एक साल की जो योजना आई थी 66, 67, 67, 68 और 68, 69, तो पहली जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन आया वो इसी जो 1 ईयर प्लान था इसी के बीच में आया। नॉर्मन बोरलॉग जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह माने जाते हैं, जिन्होंने शुरुआत की विश्व स्तर पर, उन्होंने भारत में इसे लागू करने की बात कही। और भारत में एक्चुअली लागू किया किसने? एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन ने भारत में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, पहली ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने ये बताया कि उत्पादन को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा, और वही किया। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम से बाहर कैसे आएंगे? तो देखिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू किया, हाई क्वालिटी की सीड यानी उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना शुरू किया, इरिगेशन फैसिलिटीज यानी जो नहर वगैरह बनाना, कैनाल्स वगैरह बनाना शुरू किया, जिससे कि सिंचाई की सुविधा मिल सके किसानों को। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया। कृषि में वो जो खाली हल बैलों से खेती करते थे उससे थोड़ा बाहर निकले और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे, ट्रैक्टर्स वगैरह का विकास करने लगे खेती में और उपयोग करने लगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर यानी किसानों को अगर कुछ मदद की जरूरत है तो वो मदद भी देना है, तो एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर बनाया। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस बनाए गए, है ना। ये आप देखेंगे तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जैसी संस्थाएं इसी समय विकसित की गई। इसके अलावा जो हमारे सीड कॉर्पोरेशंस हैं, जो बीज निगम वगैरह हैं, वो सब विकसित किया गया। इन सब का उद्देश्य क्या था? इन सब का उद्देश्य यही था कि कृषि का जो पारंपरिक सिस्टम था उससे बाहर आकर के उत्पादन में वृद्धि करना और कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। तो उस समय की हमारी चुनौती यही थी कि कृषि के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बने, और इसी आत्मनिर्भरता के लिए ही वो जो शास्त्री जी ने जो नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, तो उसमें किसान का रोल यही था कि अगर हम कृषि में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हमें दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ेगा, और अगर हमारा आयात का खर्चा बचेगा तो हम अपनी सेना को भी अपनी सैन्य साजो सामान में उसे खर्च करके मजबूत बन सकते हैं। तो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अच्छा, जब
जब हम ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो भैया एग्रीकल्चर में रिसर्च भी तो करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी लाना है, नए सीड्स लाने हैं, नए आपको जो है पेस्टिसाइड्स उपयोग करना है, तो रिसर्च भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉलेजेस खोले गए, यूनिवर्सिटीज खोले गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, कुछ तो पहले से थे और कुछ डेवलप हुए। तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी कमियां थी उससे हमने अनुभव लेते हुए, सीख लेते हुए, देखिए ये फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। फिर बात आती है कि भाई इससे फायदा क्या हुआ, तो फायदा हुआ इससे उत्पादन बढ़ा, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा और पर एकड़ उत्पादकता बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उत्पादकता बढ़ी। और क्या हुआ, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ जो किसानों की जो बचत है, जो सेविंग है, वो भी बढ़ी, सेविंग भी बढ़ा, है ना, बचत बढ़ी, उससे उनकी जो आय है वो भी बढ़ी, तो इनकम ऑल्सो इंक्रीज। एंड हम लोग जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम था उससे बाहर आकर के थोड़ा मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रवेश कर गए। तो जो चुनौती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, जो चुनौती थी कि ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर कैसे आया जाए, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कुछ हद तक पूरा किया। लेकिन हुआ ये कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसका इंपैक्ट बहुत सारे क्रॉप्स पर नहीं पड़ा। इसका ज्यादा इंपैक्ट उन जगहों पर पड़ा जहां पर व्हीट यानी कि गेहूं की खेती होती थी, जहां पर थोड़ी मात्रा में इंपैक्ट पड़ा जहां पर चावल की खेती होती थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट किस पर पड़ा, तो व्हीट यानी जहां पर गेहूं की खेती होती थी, तो गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ा। अब इसका इंपैक्ट ये हुआ कि ये उन क्षेत्रों के किसान जहां पर गेहूं की खेती ज्यादा होती थी उनको इसका फायदा मिला, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो गए। इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्या हो गई, इससे एक रीजनल इम्बैलेंस पैदा हो गया, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया और ये इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चुनौती बन गई। अब पहले चुनौती थी कि भैया जो हमारा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वही सही नहीं है। अब चुनौती ये हो गई कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन तो थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन क्या हो गया, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं पर बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां के किसान जो है अमीर हो गए, वहां के किसानों को फायदा हो गया और दूसरी जगहों के लोग वैसे के वैसे ही बने हुए। तो ये एक चुनौती आ गई हमारे सामने। लेकिन फिर इन चुनौतियों का सामना करते हुए दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ईयर 2000 के आसपास जो है डेवलप हुआ। इसमें हमने ये सोचा कि भाई देखिए अब हो क्या रहा था कि धीरे धीरे जो, चूंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे, बहुत ज्यादा जो है हम उन्नत किस्म के बीज का भी प्रयोग कर रहे थे, खेती के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जो फार्म की फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ और कुछ फसलों के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो चेंजेस आने जरूरी हो गए थे। कुछ सेक्टर जो है, कुछ क्षेत्र थे हमारे देश में, वहां पर एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा था। तो इस पे ध्यान दिया गया सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये प्रयास किया गया कि एक तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं वहां पर भी कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, और दूसरा जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, जो पूर्व के राज्य हैं, जैसे थोड़ा यूपी हो गया, थोड़ा बिहार हो गया, जो एकदम नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है लेकिन थोड़ा ईस्ट दिशा में पड़ते हैं, जहां पर पूरी तरह गेहूं की खेती नहीं होती है, चावल भी होती है, जूट का उत्पादन भी होता है, मक्का भी होता है, उन राज्यों में भी उत्पादन को बढ़ाया जाए इसकी कोशिश शुरू हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किए जाने से क्या हो रहा था, हमारी जो खेतों की जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। तो हमने एक नया तरीका निकाला, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिसमें कि हम जो हमारे नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल जो चीजें हैं उसका उपयोग करेंगे। और क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान उत्पादन तो कर रहे थे, किसान उत्पादन को बढ़ा भी रहे थे, लेकिन वो एक ये रहा था कि उनको जितनी कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो एक नई चीज लाने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पहले से ही तय कर लें कि आप इतना उत्पादन करके हमें दीजिए, उसकी कीमत आपको ये मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने की भी बात हो गई। इसके अलावा एपीएमसी में सुधार, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है एपीएमसी, उसमें भी हम सुधार करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो हमारा मंडी
मंडी है या मंडी बोर्ड है उसमें सुधार करें। तो मंडी बोर्ड में सुधार करने से ये होगा कि भाई किसान जो है अपनी उपज को मंडी में लाएंगे, वहां बेचेंगे, उनको प्रॉपर कीमत मिलेगी क्योंकि सरकार जो है एमएसपी जारी करती है, और एमएसपी का लाभ किसानों को तभी मिलेगा जब वो एपीएमसी तक पहुंचेंगे। तो ये भी एक नया चेंज आया और ये ट्रेंड जो है धीरे धीरे विकसित होने लगा और किसानों तक इसका लाभ भी पहुंचने लगा। तो ये एक बड़ी चीज हुई। इसके अलावा सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में बायोटेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाने लगा। बायोटेक्नोलॉजी से क्या भाई, जैसे कोई बीज है, कोई सीड है, उसमें थोड़ा सा जेनेटिक चेंज करके उसमें बदलाव करके उसे और बेहतर कर देना, उसकी उपज की क्वालिटी को बढ़ा देना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हुआ। अब हो ये रहा था कि धीरे धीरे पानी जो है वो कम हो रहा था। अब नहर है तो नहर में ही पानी नहीं है, कैनाल बना है पानी नहीं है, जो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसको भी हमने सुधारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दी, वाटर सेट मैनेजमेंट शुरू कर दिया, वाटर सेट डेवलपमेंट, यानी कि पानी को बांध कर रखना और बारिश के टाइम में, और जब कृषि का टाइम हुआ तो उसका उपयोग करना। तो ये सब चेंजेस आने लगे। इसके अलावा सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉइल की मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण शुरू कर दिया, और जो मिट्टी खराब हो चुकी थी, जो मिट्टी जो है खराब हो चुकी थी, उन खराब मिट्टी वाले क्षेत्र में भी फसल उपजाया जा सके इसकी कोशिश करना, इसके लिए प्रयास करना। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर जो चैलेंजेस एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने देखा पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में, उस चैलेंजेस को और उस अनुभव को, एक्सपीरियंस, देखिए दोनों चीज है, अनुभव भी है कि भाई ये कमजोरी थी, उस अनुभव से हमने लाभ लिया, और जो चुनौती हमें दिखी उस चुनौती का सामना हमने सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से किया और उसका फायदा भी हुआ। इससे जो है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिला, इससे जो है कई राज्यों में जो है एपीएमसी को बढ़ावा मिला, किसानों को एमएसपी की दरों पर जो है एमएसपी की दरें मिलने लगी, और अल्टीमेटली कई राज्यों में तो इससे भी आगे बढ़कर के, जैसे मध्य प्रदेश में भावांतर योजना शुरू कर दिया। भावांतर योजना क्या हुआ कि भाई अगर किसानों को अगर एमएसपी से कम रेट मिल रहा है तो सरकार अपनी तरफ से वो जो रेट का अंतर है उसकी भरपाई कर देती थी। इसका मकसद ये था कि किसानों की आय में वृद्धि हो और वो मोटिवेट हो अलग से और भी ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली हमारा देश जो है वो एक तो कृषि में आत्मनिर्भर भी बना रहे, और अगर निर्यात वगैरह कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं तो वो भी करें, तो इसका फायदा भी मिला। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये हुआ कि ये सब तो सब ठीक है, लेकिन केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब अपन को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या मतलब है कि आज जिस तरह से हम खेती कर पा रहे हैं 50 साल बाद भी हमको वही स्थिति चाहिए। ऐसा नहीं कि डिग्रेडेड हो जाए, जमीन खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसानों की आय कम हो जाए। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे होगा, तो उसके लिए हमने शुरू किया एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये कॉन्सेप्ट भी एमएस स्वामीनाथन के माध्यम से हमारे पास आया। एमएस स्वामीनाथन ने कहा कि भाई अब वक्त बदल गया है, अब हमारा मेन पर्पस ये है कि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाओ, यानी कि हमारी जो निरंतरता है, मतलब जो हमारी एक रूपता है, निरंतरता है, सस्टेनेबिलिटी है, वो कायम होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ना, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन मेंटेन रहे, इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्रीन, इसमें पहले तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब क्या आ गया, चुनौती अब और बढ़ गई, क्योंकि हमारे जो लैंड थे, हमारी मिट्टी थे, धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। हमारी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन हम उतना नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो सस्टेनेबिलिटी अब हमारे सामने एक चुनौती आ गई, तो हमने उसके लिए भी इंतजाम किया। हमने इंतजाम किया कि भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। यह है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हमेशा सस्टेनेबल रहेगा। क्या करेंगे कि पहली चीज तो ये देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तो हम बढ़ाएंगे ही। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ साथ ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि हम उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे जो हमारे
पौधों पर यानी प्लांट्स पर, मिट्टी पर नकारात्मक असर कम से कम डाले, कम से कम नुकसान पहुंचाए हमारे पर्यावरण को, वो हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन ये होगा कैसे? तो पेस्ट कंट्रोल हमको सही करना पड़ेगा, और पेस्ट भी कहां से निकाल के लाना पड़ेगा? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन्हीं से निकाल के लेना पड़ेगा। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद था सस्टेनेबिलिटी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी चीजों को हम जोड़ सकते हैं, जैसे देखिए एनिमल हस्बेंड्री तो हम लोग कर ही रहे थे। अब देखिए इसमें व्हाइट रिवॉल्यूशन आ गया 1970 में। एक वर्गीस कुरियन ने क्या किया कि भाई देखो एग्रीकल्चर तो अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ में अगर दुग्ध का उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो उससे लोगों को प्रोटीन मिलेगा, इससे हमारी जो कुपोषण की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी बढ़ावा दिया। ब्लू रिवॉल्यूशन, अब देखिए सुधार करते जा रहे हैं कि खाली अनाज के उत्पादन से मतलब नहीं है, अनाज के साथ साथ दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन। एक्वाकल्चर, जो समुद्री मछली अगर हमको पालन करना है, समुद्री मछली का उत्पादन करना है, तो जगह जगह आप तालाब खोदिए, तालाब में मछली पालन कीजिए, और मछली को जो है खुद भी जो है देश के अंदर भी उसको बेच करके, मार्केटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं, और विदेशों में भी भेज सकते हैं। समुद्री मछली का तो बहुत बड़ा व्यापार है, विश्व में बहुत बड़ा टर्नओवर है, तो क्यों नहीं हम भी विदेशी, इस तरीके से विदेशी मुद्रा कमाए। तो ब्लू रिवॉल्यूशन आ गया। और क्या करते हैं, तो एक और रिवॉल्यूशन शुरू किया। इन सब को मिला करके एक नया रिवॉल्यूशन आया जिसको बोलते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन क्या है? तो अब यहां पर वक्त देखिए बदल गया है। केवल आप व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट सेकेंड से काम नहीं चलेगा, सबको कोऑर्डिनेट करने भी आना चाहिए, सब चीजों को मिलाकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब चुनौती बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, और एक ही सेक्टर पर ध्यान देकर काम नहीं चलेगा। तो देखिए क्या करते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी पे भी ध्यान देना है, फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट्री पे भी ध्यान देना है, फॉरेस्ट्री यानी वन लगाना है, जिससे कि हमारा जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो भी कम नहीं होना चाहिए। शुगर केन, क्योंकि ये कैश क्रॉप है, तो इसका भी अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, इस पे भी ध्यान देना है। फिशरी पे भी ध्यान देना है, फिशरीज मतलब जो मत्स्यन है उसको भी हमें बढ़ाना है। पोल्ट्री यानी कि जो पोल्ट्री फार्मिंग है, जिसमें कि हम मुर्गा मुर्गी वगैरह या अन्य वो पालते हैं और उसके अंडे वगैरह का व्यापार करते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का साधन होगा। और एनिमल हस्बेंड्री, ये भी लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का साधन बन सकता है। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए वरदान साबित हो सकता है। कैसे? तो देखिए इससे कई फायदे हमको मिलेंगे। इससे पहली चीज तो ये हो जाएगा कि इस रिवॉल्यूशन से ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीजें है ना, या एक्वाकल्चर से रिलेटेड चीजें एक समग्र रूप में आ जाएंगे। और एक तरफ जहां अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है, वहीं एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से क्या हो रहा है, जो हमारे जो गाय भैंस बकरियां, जो दुधारू जो जानवर हैं, उनका भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और उससे भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, और साथ ही साथ भोजन भी प्राप्त हो रहा है। यानी कि दो तरफा हमें फायदा इसमें मिल सकता है। तो यहां पर जो हमारे सामने एक चैलेंज आ गया था कि हमें एग्रीकल्चर का उपयोग जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में भी करना है, और साथ ही साथ हमें अपने देश को भोजन के मामले में, फूड के मामले में आत्मनिर्भर भी बनाना है। और केवल आत्मनिर्भर बनाना ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बना करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को निर्यात करके, एक्सपोर्ट करके उससे विदेशी मुद्रा भी कमाना है। तो ये तभी संभव हो पाया जबकि हमने ये रेनबो रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल किया, और हम इस चुनौती, यानी जो चुनौती हमारे सामने ये थी, उसका हमने इस तरीके से हमने उपयोग किया और उस चुनौती का सामना कर लिया। तो सस्टेनेबिलिटी, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या हमारे पूरे हो गए, इससे सस्टेनेबिलिटी हो गई। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी, उसमें जमीन जो है हमारी आज जैसी है वो 50 साल बाद भी वैसी ही रहेगी, तो उत्पादन में कमी नहीं आएगा, तो सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा जीरो बजट फार्मिंग जो है वो भी हमने शुरू कर दिया। जीरो बजट फार्मिंग मतलब क्या होता है भाई, जिसमें कि कम से कम खर्चे में
कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, यानी कि जो नेचुरल तरीके हैं, जो नेचर के अनुरूप ही उत्पादन करना, ये हम जीरो बजट फार्मिंग भी शुरू हो गए। इसके अलावा सॉइल हेल्थ, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, ये सब भी हमने रेनबो रिवॉल्यूशन के अंतर्गत रख दिया कि भाई समय समय पर मिट्टी का परीक्षण करें, उसका हेल्थ जो है उसको चेक करें और चेक करके देखें कि इसमें कौन सी फसल उपजाई जा सकती है, कितनी उपजाई जा सकती है। तो ये सब जो समस्याएं थी देश के भीतर वो इनसे हल हो जा सकता है। अब इसमें एक और चेंजेस हम ला सकते हैं कि एक जो ट्राई कलर रिवॉल्यूशन कहलाता है। ट्राई कलर रिवॉल्यूशन में देखिए, एक तो होता है सैफ्रॉन एनर्जी रिवॉल्यूशन, दूसरा होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन और तीसरा होता है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो तीन हो गया, तो ट्राई कलर हो गया। सैफ्रॉन में क्या करते हैं, सैफ्रॉन एनर्जी रिवॉल्यूशन, वो कहते हैं कि भाई अपन को ग्रीन फार्मिंग करना है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है ना, सस्टेनेबल फार्मिंग करना है ना, तो आप ऐसा कीजिए, सोलर एनर्जी का उपयोग कीजिए। तो आपने देखा होगा बहुत से खेतों में आजकल बहुत सारे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी का उपयोग करके अपनी मोटर चलाते हैं। तो उनको जो ये कोयला वाली जो बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी कम से कम जरूरत होती है। तो देखिए, एनर्जी भी बचा लिया हमने, सोलर एनर्जी का उपयोग करके जो है हमने अपनी सिंचाई की व्यवस्था या खेती में जो मोटर का उपयोग करते हैं वो शुरू हो गया। कैटल वेलफेयर के लिए हमने क्या शुरू कर दिया, व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया कैटल वेलफेयर के लिए, और ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया हमने फिशरमैन वेलफेयर के लिए। यानी वो किसान, वो लोग जो समुद्र में जाकर के मछली का उत्पादन करते हैं, मछली का व्यापार करते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा जो लोग दूध का व्यापार करते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है, और जो किसान खेती कर रहे हैं उन किसानों को ऊर्जा जो है अनवरत सप्लाई हो, इसकी भी व्यवस्था कर दिया। तो ये हो गया ट्राई कलर रिवॉल्यूशन। लेकिन इसके साथ ही साथ थोड़े और भी चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो देखिए ये रहता है हमेशा कि जो उपज हुई है या जो उत्पादन किया गया है उसे हम अच्छी तरह से रख सकें, यानी खराब ना होने दें, ये चुनौती है। लेकिन उस चुनौती का सामना करने के लिए भी हमने व्यवस्था की, बहुत पुरानी व्यवस्था है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में बनाया अपन ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका मकसद क्या था, जगह जगह वेयर हाउसेज बना करके और जो किसान जो भी उपज करते हैं उसकी व्यवस्था करना। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा देखिए एक और है हमारे पास ट्राइफेड क्या काम करता है, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन 1987 में शुरू किया गया था कि भाई ट्राइबल लोग जो है जंगल से, बनों से बहुत अच्छे उत्पाद निकाल के लाते हैं, तो उनको सही कीमत मिल सके इसके लिए ट्राइफेड बना दिया। अब ये चुनौती क्या थी हमारे सामने, चुनौती ये थी कि जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और हमारा अनुभव ये था कि उनको अगर हम बाहर से सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर उनके लिए हम कोई संस्था नहीं बनाएंगे तो उनकी स्थिति कैसे सुधार पाएंगे। तो हमने सुधारने के लिए ये संस्था बना दी। और क्या किया, तो ये देखिए, इसके अलावा हमने नाफेड बनाया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये भी बहुत पुरानी संस्था बन गई 1958 में। इसका भी मकसद यही है कि किसानों की जो उपज है उस उपज की कीमत उनको सही मिले और वो उपज बाजार तक पहुंच करके उनको जो है उनकी आय का साधन मिले। तो 1958 में ये संस्था का उपयोग किया। इसके अलावा उनको क्रेडिट मिल सके, क्रेडिट मतलब उनकी साख बढ़ सके, ये चुनौती है। चुनौती कैसे हुई, भाई किसान चाहते तो है उत्पादन करना, लेकिन पता चला उनको खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, हल जोतने के लिए या कभी जरूरत पड़ने पर पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। तो जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसा मिल सके इसके लिए भी तो संस्था बनानी पड़ेगी। अब ये क्या था, हमारा अनुभव था। अनुभव ये था कि अगर किसानों को सही समय पे क्रेडिट उपलब्ध करा दिया जाए तो वो बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति थी, ये जो किसान हैं ये क्या साहूकारों से कर्ज लेते थे। अब साहूकारों से कर्ज लेते हैं तो क्या होता है, वो ऋण के जाल में फंस जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो जमीन ही जो है साहूकार के कब्जे में चला जाता है। तो सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था की। इस चुनौती और इस अनुभव का लाभ लेते हुए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम
1998, है ना, इसको शुरू की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड जैसी संस्थाओं ने मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम शुरू की। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल सके 1976 में रीजनल रूरल बैंक की व्यवस्था भी की है। छोटे छोटे जगहों पे, पंचायतों में, गांव में जो है बैंकों की शाखा हो और वो बैंक जो है किसानों को कर्ज भी दें, कभी ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कभी जमीन से रिलेटेड, कभी खाद बीज के लिए, तो रीजनल रूरल बैंक। तो इससे क्या हुआ, उनकी क्रेडिट यानी साख बढ़ी और इस साख का फायदा ये हुआ कि किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। इसके अलावा देखिए सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि चेंजेस आते जाएं। कैसे, तो देखिए एक योजना शुरू की कुसुम। कुसुम का मतलब क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रोमोटिंग सोलर फार्मिंग। सोलर फार्मिंग का मतलब वही है कि बहुत से किसान क्या है कि उनको बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उनके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो अगर हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं तो उनका ये खर्चा बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे लाना ये भी सरकार की एक जिम्मेदारी थी। तो कुसुम योजना की शुरुआत की, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रोमोटिंग द सोलर फार्मिंग। और साथ ही साथ क्या करते हैं, सब्सिडी भी देते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तरह की सब्सिडी भी सरकार देती है, जबकि WTO तो ये कोशिश में लगी है कि ये सब्सिडी कम किया जाए, है ना। आप तो WTO की सब्सिडी के बारे में जानते ही होंगे। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, चलो ठीक है, इसमें तो WTO कहता है कि चलो ठीक है, ये तो आप दे सकते हो रिसर्च के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, या फिर थोड़ा जो गरीब लोग हैं उनको घरेलू खाद्य के लिए, भोजन के लिए, तो ये तो मान लेते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। फिर दूसरा अंबर बॉक्स सब्सिडी, है ना, नारंगी सब्सिडी बोलते हैं, अंबर बॉक्स सब्सिडी, इसको बोलते हैं MSP वगैरह जो है, इसको कम करिए, आप इसको रिड्यूस करिए। तो सब्सिडी को भी कम करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव है। और रेड बॉक्स सब्सिडी तो पूरी तरह से बंद ही करना है, यानी कि जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट में कीमतों में अंतर आ जाता है, उस सब्सिडी को तो आपको देना ही नहीं है। और ब्लू बॉक्स सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि किसानों को एक निश्चित सीमा तक ही आप सब्सिडी दीजिए और उतनी सीमा तक उत्पादन के लिए उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब्सिडी के बारे में WTO की जो सब्सिडी है, इसका भी इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ा और कहीं ना कहीं हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसका प्रभाव देख सकते हैं। अब सरकार के ऊपर देखिए एक और चुनौती रहती है। चुनौती क्या है कि अगर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब हमने वेयर हाउसेज में स्टोरेज करके रखा है और उनको हमें खाना भी देना है, भोजन सप्लाई करना है, मिनिमम नीड, न्यूनतम आवश्यकता उनकी पूरी हो, इसके लिए सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसी के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, बफर स्टॉक रखना पड़ता है कि जरूरत पड़ने पर ये जो लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं या गरीबी APL हैं, उनको भी भोजन की आवश्यकता है। अगर हम उनको महंगा अनाज अगर मार्केट रेट पे उपलब्ध कराएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और देश में भूखमरी बढ़ जाएगी। तो यहां पर भी एग्रीकल्चर का बहुत उपयोग है। कृषि जो स्रोत है या कृषि का जो क्षेत्र है, ये बहुत उपयोगी साबित हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भोजन कैसे उपलब्ध होगा, जब सरकार FCI के माध्यम से अनाज इकट्ठा करके रखेगी, बफर स्टॉक बनाएगी। और बफर स्टॉक बनेगा कैसे, जब सरकार MSP पर जो है किसानों से अनाज लेगी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे अनुभव थे, विकास के जो अनुभव थे, डेवलपमेंट के जो एक्सपीरियंस थे, और उन अनुभव के आधार पे जो कमियां हमें नजर आई, उसे वक्त के साथ, समय के साथ हमने दूर करने का प्रयास किया। जो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अब एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी
एक बदलाव की, बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि सरकार के ऊपर ये दबाव है कि वो सब्सिडी कम करें और किसान ये चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े, उनकी इनकम बढ़े। तीसरी बात है कि पूरे देश में हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कहीं पर बड़े लैंड यानी कि बड़े जमीन वाले किसान हैं जहां पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और कहीं पर जो है मार्जिनल फार्मर्स हैं जहां पर कि 1 एकड़ से ही कम जमीन है या छोटे किसान हैं, उनकी स्थिति अलग है। तो सरकार के ऊपर इन सब परिस्थितियों का सामना करने का दबाव है, और इन्हीं परिस्थितियों में वो जो 3 आपने एक्ट अभी जिसके ऊपर आंदोलन भी चल रहा है, फार्म एक्ट, वो फार्म एक्ट तीनों यही है। क्या बताए गए हैं उसमें फार्म एक्ट में? भाई पहला तो ये है कि मंडी को जो एपीएमसी है उसको कम करना है, मतलब ये कि किसान कहीं भी अपना सामान, अपना अनाज बेच सकते हैं। दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के कि किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो हमारा जो एसेंशियल मेंटेनेंस जो एक्ट था पहले कि भाई इतना अनाज आप जो है स्टोर करके इससे ज्यादा अनाज नहीं रख सकते, अब उसे नियंत्रित करने की कोशिश जो है उसको भी फ्री छोड़ने की कोशिश की गई तीसरे एक्ट में। तो इस एक्ट को लेकर के भी बड़े बदलाव आए हैं। अगर आप इन एक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे फार्म एक्ट 2020 करके आपको एक पूरा तीनों एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी, और आपको ये समझने में कि हमारे कृषि के क्षेत्र में क्या हमारे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और क्या हमारे अनुभव के साथ साथ हमारे सामने चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का हमने किस तरीके से सामना किया है, पूरी चीज समझने में आपको मदद मिल जाएगी। तो यहां पर कुल मिलाकर के देखेंगे आप तो आप ये महसूस करेंगे कि ब्रिटिश शासन काल से बाहर आकर स्वतंत्रता के तुरंत बाद की परिस्थितियों में हमने थोड़ा सुधार किया। फिर फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने इंप्रूवमेंट की, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में और बेहतर हमने किया, और उसके बाद आप देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, रेनबो रिवॉल्यूशन, और उन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए कृषि के क्षेत्र में हम किसान क्रेडिट कार्ड, ट्राइफेड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन सब चीजों में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत से बदलाव आ चुके हैं और भविष्य में भी आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र को और खासकर किसानों को बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। कृषि अगर मजबूत है, अगर हमारे देश में कृषि की स्थिति अच्छी है, तो कुल मिलाकर इकोनॉमी अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भले ही 15 से 16% हो, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि का मजबूत होना, कृषि में आत्मनिर्भर होना देश की अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर माना जा सकता है। तो अभी बदलाव बहुत से होने हैं, लेकिन जो अनुभव और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उसको हमने संक्षेप में आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आपने हमारी इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम आपको एक और महत्वपूर्ण इसी सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, दैट इज विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी औद्योगिक क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुए उनके बारे में, और उन डेवलपमेंट के साथ साथ क्या चैलेंजेस और क्या ट्रेंड्स हैं उस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।